नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग साइंस में उस आर्गन्स यानी उस अंग को पढ़ेंगे जो शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि सबसे बड़ी ग्लैंड है। ये शरीर के अंदर या शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी ग्लैंड होने के साथ साथ ये शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ा आर्गन्स भी है, सबसे बड़ा अंग है। फिगर आप देखकर समझ ही गए होंगे कि हमको पढ़ना क्या है। हमको पढ़ना है लीवर को। क्या पढ़ेंगे हम? लीवर। लीवर के अनेक नाम हैं। लीवर को हीपर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीपर। इसको यकृत भी कहा जाता है। इसको कलेजा भी कहते हैं। इसी को जिगर भी कहा जाता है। तो ये जो जिगर है इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि ये सब शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। जैसे ये सबसे बड़ी ग्रंथि है उसी प्रकार ये सबसे बड़ा इसका फंक्शन भी है। इसका बहुत सारे नाम भी हैं तो बहुत सारा फंक्शन भी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़े आर्गन्स का क्या नाम है, तो आप क्या बताएंगे? शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा आर्गन्स लीवर नहीं बल्कि त्वचा है, स्किन है। लेकिन शरीर के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा अंग लीवर है, यानी कि यकृत है। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार। इसमें हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें सामान्य अध्ययन हम बताएंगे, बहुत ज़्यादा विस्तार में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका लोकेशन हम देखेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है। तो ये जो हमारा लीवर है ये पाया जाता है उदर गुहा में। उदर गुहा का मतलब होता है एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी होता कहाँ है, उदर गुहा होता कहाँ है, ये समझना पड़ेगा ना। तो मेरे पास देखिए कि स्ट्रक्चर ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ हम समझा सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ देखेंगे हमारा यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा थोरैकिक, इसको कैविटी बोलते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक थोरैकिक कैविटी कहा जाता है। हिंदी में इसको कहेंगे वक्षीय गुहा। वक्षीय गुहा के नीचे देखिए इसको कहेंगे उदर गुहा, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। उदर गुहा को वक्षीय गुहा से अलग करने के लिए एक यहाँ पे डायाफ्राम है, ठीक है। तो इस डायाफ्राम में जो है ये उदर गुहा को वक्षीय गुहा से अलग करता है, यानी कि जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको थोरैकिक कैविटी से अलग करने का काम करता है। तो ये पाया कहाँ जाता है? एक्चुअली यहाँ पे पाया जाता है, ठीक डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में, यानी कि जो हमारा थोरैकिक कैविटी के नीचे उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा में, डायाफ्राम के जस्ट नीचे, ठीक है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग आप देखेंगे एक समान दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है ये लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई है। माने किसी का कम से कम 15 और अधिकतम 22 सेंटीमीटर है। और इसका जो वज़न है वो 1.5 kg 1.5 kg कहें या हम कहें 1.5 किलोग्राम, या इसको ग्राम में कह दें तो 1500 ये ग्राम है लगभग। लगभग मतलब एक सामान्य व्यक्ति की जिसकी लंबाई न बहुत ज़्यादा है और न बहुत कम है, माने एक स्वस्थ व्यक्ति है उसकी न ज़्यादा मोटाई हो, तो उनका जो वेट है उनके लीवर का वो लगभग 1500 ग्राम होता है। अब जैसे खलीक है, ये विशालकाय व्यक्ति है, इनका तो वज़न लीवर का तो इनके हाइट के अनुसार बढ़ जाएगा। तो एक सामान्य सी बात अगर की जाए तो इस लीवर की लंबाई और चौड़ाई कितना है? 15 से 22 सेंटीमीटर है। लंबाई और चौड़ाई की हमने बात का अलग अलग नहीं कहा क्योंकि दोनों लगभग एक समान है, ठीक है। और इसका जो वज़न होता है लगभग 1.5 kg यानी कि 1.5 किलोग्राम होता है। अब डस्टर आगे यहाँ समझने का प्रयास करिए। जो हमारा लीवर कहाँ पे है हमने बताया, ये एब्डोमिनल कैविटी यानी कि जो हमारा उदर गुहा है उसमें डायाफ्राम के नीचे
पाया जाता है। तो ये जो लीवर है, लीवर एक्चुअली में ये दो भागों में विभाजित होता है। और विभाजित करने वाला कौन होता है? देखो यहाँ पर एक हाशिए के आकार का, इस साइड से भी इस साइड से आप देख सकते हैं, इसको कहा जाता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, यानी कि हाशियाकार एक स्नायु है। स्नायु हिंदी है, इंग्लिश में कहा जाता है लिगामेंट। तो एक हाशियाकार स्नायु से ये जो लीवर है दो पिंडों में या दो पालियों में ये बट जाता है, जिसको कहा जाता है, इस हाशियाकार स्नायु को फाल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। और देखो इसके जस्ट ऊपर आपको ये दिखाई पड़ रहा है डायाफ्राम, इसी डायाफ्राम से ये जुड़े होते हैं, सधे होते हैं। और इसके साथ साथ ये जो लीवर है ये भी एक होता है आंत्रयोजनी, हिंदी में कहा जाता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मिसेंट्री। मिसेंट्री के द्वारा ये उदर गुहा में बंधा होता है। अगर ये बंधा न रहे तो क्या होगा भाई, इतना बड़ा 1.5 किलोग्राम का अगर लीवर है तो खसक के नीचे भी तो जा सकता है, इधर भी भाग सकता है। तो मिसेंट्री के द्वारा ये सधा रहता है, जिससे खिसकने ना पाए। तो ये लीवर कितने पालियों में बटा हुआ है? 2 पालियों में। कौन कौन से हैं? एक राइट लोब है, दूसरा लेफ्ट लोब है, यानी कि बायां पाली और दूसरा दायां पाली। किससे अलग हुए हैं? एक लिगामेंट से है, जिसको कहा जाता है फल्सीफॉर्म लिगामेंट या हाशियाकार स्नायु कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पे RL का मतलब होता है राइट लोब ऑफ लीवर, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। यहाँ से आपको देखने में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि जो राइट लोब है, यानी कि जो दाहिना पाली है, वो बाएं पाली से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इतना ज़्यादा बड़ा, हमको लगता है इससे कम से कम 4 गुना बड़ा है। तो ये काफ़ी बड़ा होता है। दाहिना लोब जो है, माने कि जो दाहिना पाली है बाएं पाली से काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। पुनः ये जो दाहिना पाली है ये 3 भागों में विभाजित हो जाता है। आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। ये देखिए, ये बायां वाला लोब है, यानी बाईं पाली है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ये है राइट लोब ऑफ लीवर, काफ़ी बड़ा है। ये 3 भागों में बढ़ जाता है। एकदम जो सबसे बड़ा वाला पिंड है, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं यहाँ तक, इसको कहा जाता है मेन राइट लोब, यानी कि मुख्य दाहिना पिंड। ठीक है, ये वाला हो गया। इसके यहाँ आप जस्ट देखिए, इसको कहते हैं क्वाड्रेट लोब। क्या देखते हैं? ये देखिए क्वाड्रेट लोब है। और ये वाला हिस्सा आप देखते हैं, इसको कहते हैं काउडेट लोब। हमने लिख दिया है, आप चाहे वीडियो को रोक करके इसको चित्र बना करके लिख सकते हैं। तो दाहिना जो पिंड है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। एकदम बड़ा वाला जो पिंड दाहिनी तरफ है उसको बोला जाएगा मेन राइट लोब, और दूसरा है क्वाड्रेट लोब, और तीसरा है काउडेट लोब। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखिए ये वाला मेन राइट लोब, यानी कि मुख्य दाहिना पिंड, और क्वाड्रेट लोब के बीच में एक छिछला सा गड्ढा है, जिसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक लाइक स्ट्रक्चर माने थैली नुमा संरचना है, देख रहे हैं। इसको कहा जाता है पित्ताशय। इंग्लिश में इसी को कहेंगे गॉल ब्लैडर। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 8 सेंटीमीटर होता है, और इसकी चौड़ाई लगभग होती है 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये देखिए आगे की तरफ यहाँ पर सिकुड़ा होता है, सिकुड़ करके एक नली बन जाती है, जिसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। हाँ, बता दें पहले, इसमें क्या इकट्ठा होता है? इसमें होता है पित्त, यानी बाइल इसमें स्टोर होता है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है। ऑप्शन में दे देते हैं, लीवर देंगे, पित्ताशय दे देंगे, एक और ऑर्गन्स दे देंगे। तो लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग जिनको नहीं पता है, अगर पित्त शब्द पा गए तो पित्ताशय उनके दिमाग में आता है कि पित्ताशय में बनता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पित्त बनता है यानी बाइल बनता है, बाइल का माध्यम जो है छारी होता है, तो ये बाइल कहाँ बनता है? लीवर बनाता है। लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं, जिसको हिपैटोसाइट्स कहेंगे या हिपैटिक सेल कहते हैं, ये इनको पित्त का निर्माण करते हैं। और पित्त का निर्माण करके ये इस नली के द्वारा, देख रहे हैं ना, जिसको कहा गया कॉमन हेपेटिक डक्ट, तो यहाँ से आते आते ये यहाँ पर ये इसमें एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है। जब भोजन करते हैं व्यक्ति, अब भोजन करने के बाद 1-2 घंटे बाद, क्योंकि आमाशय में 2 से 4 घंटा तक भोजन पड़ा रहता है, वहाँ पर उसका मंथन होता है,
यानी कि उसमें जो डाइजेस्टिव जूस है, पाचक एंजाइम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सबसे मिक्स होने के बाद काइम बनाता है। वो काइम जैसे ही ग्रहणी में प्रवेश करता है तो इसमें क्या होता है, ये स्टिमुलेट हो जाता है, यानी कि ये उत्तेजित हम कहें या स्टिमुलेट होना। तो स्टिमुलेट होने के बाद इसमें संकुचन होता है। जब संकुचन होगा तो ये जो है बाइल यहाँ से निकल करके सीधे एक डक्ट के द्वारा पहुँच जाता है डिओडिनम यानी ग्रहणी में पहुँच जाता है। तो ये सारी चीज़ हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, अभी ऐसे थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये हमारा है गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। पित्ताशय की जो लंबाई होती है लगभग 8 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई लगभग 4 सेंटीमीटर होता है और इसमें बाइल इकट्ठा होता है। इसका फंक्शन बाइल का मतलब पित्ताशय का और पित्त का दोनों के बारे में एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। चलिए, इसके बाद हम आपको बता दें इसके यानी इसी के पित्ताशय के नीचे जो छिछला भाग होता है, एक और भाग होता है थोड़ा हल्का सा छिछला भाग, जिसको बोला जाता है पोर्टा या तोरण क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टा या तोरण क्षेत्र। तोरण क्षेत्र इसलिए बोला जाता है, यहाँ पर कुछ नलियाँ यकृत के अंदर जो वाहिकाएँ होती हैं प्रवेश करती हैं और कुछ वाहिकाएँ या वाहिनियाँ बाहर निकलती भी हैं, इसीलिए इनको तोरण क्षेत्र कहते हैं। अब कौन कौन सी निकलती हैं इसकी बात आपसे हम कर लेते हैं। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा और ये बात समझ लेंगे तो हमें लगता है कि नाम तो आप भले भूल जाए लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप जानते हैं, थोड़ा हम आ जाते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की तरफ, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप इसको पढ़े होंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है ब्लड आता है, वाहिनियाँ आती हैं और हार्ट आता है। और ये भी पढ़े हैं कि जो वाहिनियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो 2 टाइप के हैं। एक को आर्टरी कहते हैं और दूसरे को वेन्स कहते हैं। अब ये चीज़ आप जानते हैं, यानी कि एक को धमनी कहा जाता है और दूसरा होता है सिरा। हिंदी में और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे समझें। जो धमनी है, अगर हम कहें कि हार्ट का काम क्या है, तो हार्ट आप जानते हैं कि हार्ट केवल पंप करता रहता है, ठीक है। किसको करेगा? ब्लड को करेगा। और धमनी क्या करता है, यानी जो आर्टरी है, आर्टरी करता है शरीर के अंदर जो शुद्ध रक्त होता है ब्लड से, मतलब हार्ट से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। कौन करता है? धमनी यानी कि आर्टरी। फिर से बता दें, आर्टरी का जो काम है ये सब आप लोग जानते होंगे कि ये हार्ट से जो शुद्ध रक्त होता है वो हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। अब सिरा क्या करता है? विभिन्न अंगों से शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। इतना तो आप जानते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा प्रश्न उठ गया, शुद्ध अशुद्ध। तो शुद्ध किसे कहा जाता है? जिसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, माने जो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको हम शुद्ध रक्त कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है उसको अशुद्ध रक्त कहेंगे। ऑक्सीजन ना होने का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसको अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो अशुद्ध रक्त को कौन कलेक्ट करता है? सिराएं करती है। कहाँ से करती है? जो विभिन्न अंग हैं वहाँ से। कहाँ पे पहुँचाती हैं? हार्ट तक पहुँचाती हैं। और हार्ट से शुद्ध रक्त को कौन अंगों तक पहुँचाता है? धमनी यानी कि जो आर्टरी है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, अपवाद का भी जिक्र कर दे। एक अपवाद है, एक ऐसी धमनी है और एक ऐसा सिरा है जो कि अपवाद स्वरूप काम करता है। जैसे एक है फुफ्फुसी धमनी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? शुद्ध ब्लड को यानी प्योर ब्लड को अंग तक, यानी कि जो अंग वहाँ पर है, फेफड़ा है, फेफड़े तक नहीं पहुँचाता, वो अशुद्ध ब्लड को पहुँचाता है, इम्प्योर ब्लड को। बात समझिएगा। एक अपवाद है जो एक धमनी है जिसको कहते हैं फुफ्फुसी धमनी। ये अशुद्ध रक्त को कहाँ पहुँचाता है? जो फेफड़ा है, लंग्स तक पहुंचाता है। वहीं पर ये जो सिरा है ये अशुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम करता था हार्ट में, लेकिन ये जो है शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है। कहाँ तक पहुंचाता है? हार्ट तक पहुंचाता है। ये सारी बातें हमारा बताने का मतलब ये है। दूसरा जगह और जोड़िए, हम भोजन करते हैं, भोजन हमारा आमाशय में पहुँचा, आमाशय के बाद ग्रहणी में पहुँचा, ग्रहणी के बाद कहाँ पहुँचा? छोटे छोटे टुकड़े में पहुँच गया, वो डाइजेस्ट भी हो गया। कहाँ पहुँच गया? पहुँच गया हमारे जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो हमारी आंत है। आंत में होता क्या है? उस पचे हुए भोजन का अवशोषण होता, ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्व होने के बाद वो कहाँ पहुँचेगा? ब्लड में पहुँचेगा। एब्सोल्युटली ठीक। जब ब्लड में पहुँचा तो ब्लड से वो कहाँ जाता है? ब्लड नियमतः तो हार्ट के पास जाना चाहिए, तो ये पहले हार्ट में नहीं जाता है,
जो पचा हुआ भोजन जैसे हमने कुछ भी खाया और खाने के बाद कहाँ पहुँचा, ब्लड में पहुँचा, अवशोषण हुआ। तो अवशोषण होने के बाद पहले वो ब्लड डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाता, बल्कि पहले आता है इस लीवर में। बात को समझिएगा, ये सबसे पहले लीवर में आता है। तो वहाँ से एक जो हमारी आंत है या हमारा जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब होकर ब्लड पहुँचा, और वो ब्लड कौन से वेसल्स में है, उस वेसल्स का नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। तो हिपैटिक पोर्टल वेन यहाँ से जो हमने बताया, जो पोर्टा क्षेत्र है, जो तोरण क्षेत्र है, यहाँ से एक ये नली, एक जो शुद्ध रक्त हार्ट से पहुँचाती है, जिसको कहा जाता है हिपैटिक आर्टरी, यानी कि यकृत धमनी। ये दोनों यहाँ से यकृत में प्रवेश करती हैं, और वहाँ से जो अशुद्ध रक्त लाने वाली एक नली है, जिसको हम सीधे सीधे यहाँ बता सकते हैं कि इन्फीरियर वेना का छोटा हिस्सा, उसको सेंट्रल वेन कहा जाता है। तो सेंट्रल वेन यहीं से निकलती है, और साथ साथ में जो पित्त बनाती है, पित्त बना करके ऐसे तो आ नहीं जाती, वो भी नलिका के द्वारा ही तो बाहर आता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो उसी रास्ते से ये देखिए एक पित्त जो नली है, जिसको हमने कहा कॉमन, यहाँ पर ये देखिए कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये भी इसी रास्ते से यकृत से यानी लीवर से बाहर निकलती है। तो इसीलिए इसको पोर्टा या तोरण क्षेत्र कहा जाता है। तो दो नली याद कर लिए जो अंदर प्रवेश करती हैं, और दो वाहिकाएं हैं जो बाहर आती हैं। बाहर आने वाला एक हमने बताया जो सेंट्रल या केंद्रीय सिरा है वो, और एक है कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है, माने सह यकृत नलिका, ये बाहर निकलती है और अंदर प्रवेश करती है हेपेटिक पोर्टल वेन, यानी कि यकृत निवाहिका सिरा और यकृत धमनी दोनों क्या करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। बस इसमें इतना ही। इसके बाद में आपको इसका पित्ताशय का और साथ साथ में पित्त के बारे में पढ़ाएंगे, और उसके बाद में एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका उत्तकी संरचना है। उत्तकी संरचना काफ़ी डिटेल में समझाएंगे। वो जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या बैंक कर रहे हैं, उनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी डीप हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो नीट कर रहे हैं तो उनके लिए भी, नीट की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और शेयर खूब करें। धन्यवाद।